बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ता नज़र में खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त कोशिश कर रहा है कि अपनी मईशत को सहारा दे सके और भरपूर इसमें कोशिशें जारी हैं। और उसको जो सबसे बड़ा मसला है वो ज़ाहिर दहशत गर्दी का भी सामना है और इससे भी नबर्द आज़मा होने की कोशिश कर रहा है। हम देख रहे हैं कि कुछ हमले जो हैं पाकिस्तानी सरजमीन पर हुए, उसका बर वक्त जवाब भी दिया गया पाकिस्तान की तरफ से और दहशत गर्दों को कैफर किरदार तक भी पहुँचाया गया। और साथ साथ मईशत को संभालने के लिए अहम जो इक़दाम हैं वो किए जा रहे हैं, जैसे कि आज जो SIFC है उसकी एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ, वज़ीर आज़म ने सदारत की। उसमें आर्मी चीफ समेत चारों वज़राए आला और जो मौजूदा वफाकी काबीना है, साबिक जो निगरान वज़ीर आज़म और साबिक जो निगरान काबीना थी उसके मेंबर्स भी इसमें मौजूद रहे। तो ये एक बड़ी एक ज़बरदस्त हम ये कह सकते हैं कि ऑप्टिक्स की सूरत में हमें दिखाई दी। और इसमें शुक्रिया भी अदा किया शहबाज शरीफ साहब ने, जो पिछली निगरान काबीना थी और हुकूमत थी, कि उन्होंने जो इक़दाम किए हैं वो मुल्क के मफाद में रहे हैं। तारीफ़ें भी जो हैं वो उनकी जानिब से की गई हैं। बहरहाल आगे बढ़ना है हमने और ये देखना है कि किस तरह से जो है वो अब आगे बढ़ा जा सकता है। शामी साहब, सर जो आज एक तस्वीर आई वो बड़ी अहमियत की हामिल है और अल्लाह करे कि ऐसी तस्वीरें आती रहे कि चारों वज़राए आला शहबाज शरीफ साहब के साथ मौजूद थे। उसमें अली अमीन गंडापुर साहब वो बहुत ठीक है चिल्लाते हैं, सब कुछ बातें करते हैं, लेकिन वो तस्वीर और फिर इस तरह से SIFC का इकट्ठा होना कितना अहम है। जी सर, चारों वज़राए आला शरीक थे जी, वज़ीर आज़म शरीक थे, निगरान काबीना शरीक थी। और यानी गोया जो मुल्क के मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए हम सब इकट्ठे हैं। तो ये एक मैसेज जो है बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। देखिए, ये मसला जो है, जितने भी हमारे मसाइल हैं किसी एक शख्स ने पैदा नहीं किया, अच्छा, और एक दिन में पैदा नहीं हुए। ये मुसलसल कई हुकूमतों ने और कई अफराद ने पैदा किए हैं, कई फैसलों ने पैदा किए हैं। और पाकिस्तान आज जहां पहुंचा हुआ है, 140 अरब डॉलर उन्हें हमारी कमर दोरी कर रखी है, वो हमने कर्ज अदा करना है। और ये जो कतर है, इसमें वो क्या हुआ था ना, फुटबॉल का वर्ल्ड कप जी, और उस पर जो उसने खर्च किए 200 अरब डॉलर, 200 अरब डॉलर कतर ने। यानी कतर है, UAE है, सऊदी अरब है, इस कदर माला माल है वो। और पाकिस्तान को, उसकी कमर को दबा रखा है 140 अरब डॉलर ने। कर्जों में जकड़े हुए हैं। तारीख में कहां तक जाएंगे आप और कहां से शुरू करेंगे? 1972 में जब हमारी जो सनतें हैं उनको नेशनलाइज किया गया, वो हमारी बदकिस्मती का आगाज था। अच्छा, हमारी सनती पसमानदगी का। हमारे जो बड़े बड़े तजर्बाकार और हुनरमंद सनतकार थे, उनको दरबदर कर दिया गया। उनकी उम्र भर की कमाई लूट ली गई, वो तितर बितर हो गए। उनमें से सिर्फ चंद हैं जो बचे, जिन्होंने हौसला नहीं हारा। और उन्होंने फिर ये हबीब ग्रुप को देख लें, दाऊद ग्रुप को देख लें, बाकी तो अपने सारा वो लोग कहाँ गए? तो सारी जो हमारी सनती तरक्की का पहिया रुक गया। बहरहाल शामी साहब, उस वक्त ये लग रहा होता है ना कि फैसले दुरुस्त हैं, उस वक्त के हिसाब से दुरुस्त लग रहे होते हैं। कैसे दुरुस्त हैं? नहीं, उस वक्त तो ये जब किए गए फैसले, तो ये उस वक्त तो ये लग रहा होता है ना, फैसले किए गए। ये नेशनलाइजेशन जो है, इसने तबाह कर दिया इस मुल्क की सनती तरक्की को। और आज हम जहां पहुंचे हैं, ये सरकारी अदारे जो हैं, खसारे पे खसारा, खसारे पे खसारा, सफेद हाथी बन गए। और भाई, ये सरकारी अदारे नहीं चला सकते, सरकार नहीं चला सकती। सोवियत यूनियन का हशर हुआ है, इसीलिए हुआ है। पूरा मशरकी यूरोप बर्बाद हुआ है, इसलिए हुआ है। वहां जो नाराबाज थे कम्युनिस्ट, उन्होंने कहा कि हम कारोबार भी करेंगे, और उनकी मईशतें जो है सुकड़ती चली गई, बोझ बढ़ता चला गया। उनके मुकाबले में आप देख लीजिए, जो मगरबी जर्मनी है और जो उसके साथी ममालिक थे दूसरे मगरबी यूरोप के, वो कहां से कहां पहुंच गए। बिल्कुल। तो पाकिस्तान ने
अब जो कुछ हो चुका है हमारे साथ, पहले तो ये जो खसारे के अदारे हैं उनको हम डी नेशनलाइज करें, उनको फरोख्त करें, जो IMF भी कह रहा है, उनसे जान छुड़ाएं। ये PIA जो एक वक्त में कमा के देती थी, अब हमारी गर्दन का तौक बनी हुई है। 825 अरब रुपए कर्जा। इसलिए अब हमें बातें करने का वक्त खत्म हो चुका, अब काम करने का वक्त है। काम काम काम, मईशत को दुरुस्त करें, फिर आपस में लड़ते रहे। जो आपस में लड़ लड़ के आपने घर तबाह कर दिया, तो आपको सब जो है वो दरबदर होंगे और सब रुसवा होंगे अगर दुरुस्त नहीं होंगे तो बहरहाल आज जो एक मीटिंग हुई है, फौज की क़यादत भी मौजूद थी, सियासी क़यादत भी मौजूद थी, गंडापुर साहब भी मौजूद थे, बड़ी अच्छी बात है। अब सबको मिलकर आगे बढ़ना है और इस मुल्क को आगे चलाना है। ठीक है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। एग्जैक्टली। अच्छा सर, यहाँ पर निगरान भी थे, हुक्मरान भी थे, मुल्क के निगहबान भी थे। इमरान जो है वो नहीं थे, वो जाहिर सी बात है, इमरान के नुमाइंदे तो थे ना। नुमाइंदे उनके थे, लेकिन सर जो हम देख रहे हैं कि कल वो जो उनका एक बयानिया था, वो डोनाल्ड लू साहब ने एक दफ़ा फिर उसको तलपट कर दिया। नहीं, वो तो डोनाल्ड लू साहब जो थे, डोनाल्ड लू को बुलाया गया, कांग्रेस कमेटी के हेयरिंग होगी जी, जो हमारे PTI के लोग हैं वहाँ मुंह जोर किस्म के वो बगले बजा रहे थे, पता नहीं क्या फतह कर लिया उन्होंने जी, और पाकिस्तान के साथ पता नहीं क्या गुजरेगी, और इस्लामाबाद की हुकूमत जो है वो तो ज़ेरो ज़बर हो जाएगी, और पता नहीं शहबाज शरीफ का क्या हशर होगा। ये सारे वो प्रोपेगेंडा हो रहा था ना जी। हाँ, अब वो उन्होंने बुलाया और जो जिरा हुई उसमें जो उन्होंने हज़ारे ख्याल किया, तो उसमें तो लेने के देने पड़ गए। अब वो मैं अजीम मियाँ साहब हमारे बड़े मोतबर अखबार नवीस है वहाँ के, वो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने लिखा है कि भाई ये तो उल्टा काम हो गया, आप नमाज बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। अब वहाँ PTI के जो लोग थे, बाज मुंह जोर किस्म के, उन नाराबाजी शुरू कर दी, शोर शराबा को हुट करना शुरू कर दिया, झूठ। अब उसके बाद उनको निकाल दिया गया। जरा सुने सर, जरा देखें जरा, जब वो गुफ्तगू कर रहे थे उसमें बार बार वो ज़ाहिर इंटरप्ट भी कर रहे थे, इसके बावजूद बोलते रहे। डोनाल्ड लू साहब दिखाएं जरा क्या कहा उन्होंने, कितनी सबकी है शामी साहब ये, यानी साइफर एक पहली बात उन्होंने तरदीद कर दी, हमने कोशिश नहीं की, धमकी नहीं दी, साइफर जो है उसको मिसयूज किया गया, और ये सारी बातें गलत। तो फिर आगे एक और बात कह दी ना कि मुझे कत्ल की धमकियां मिलती रही हैं। एग्जैक्टली, मेरी जान खतरे में रही है। गोया वो जो मुंह जोर लोग हैं वहां, खान साहब का फैन, वो धमकियां देते रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, उससे तो और मसला खराब हुआ। भाई पाकिस्तान के जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से सवालात उठ रहे हैं, और वो हमारे अदारे उसकी तहकीकात कर रहे हैं। इन्होंने भी जिक्र किया, उन्होंने भी कहा कि आप उसकी तहकीकात करें। बिल्कुल, एक रुकन ने कहा जाके इमरान खान साहब से मिले जी, वो ब्रैड शर्मन है सर, जरा उनकी भी सुने। मिल लेंगे, उसमें क्या हर्ज है? हाँ जी, अगर हुकूमत इजाजत देगी तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा जरा सर सुने, फिर एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, जरा दिखाई जी, ब्रैड शर्मन साहब किस तरह मेक श्योर करने को कह रहे थे, किस तरह उन्होंने, किस अंदाज में कहा? हुकूमत इजाजत दे, वो मिले, फिर खान साहब उनके सामने क्या कहेंगे? हमारी मदद करो। एब्सोल्युटली नॉट। खान साहब तो कहे अमेरिकन हुकूमत ने साजिश की, उनके दरपे थी, तो अब उससे क्या कहेंगे कि ज्यादती का रोना रोएंगे? उनकी अना जो है या उनकी खुददारी क्या कहेगी? अमेरिकन हुकूमत जो है उससे मदद मांगेंगे, अमेरिकी सफीर शौक से जाएं, हुकूमत इजाजत दे दे, मिले उनसे। और यही बात यह है, पाकिस्तान के मामलात पाकिस्तान में तय होने हैं, पाकिस्तान की अदालतों को तय करने हैं। ये पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, जो हुक्मरान हैं, जो अवाम हैं, जो निगहबान हैं, सबको ये मालूम होना चाहिए। पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो कमर कसें, इंसाफ दें, सिर्फ तारीख को ना फरोलती रहें। 25-25, 30-30, 40-40 साल के पुराने मुकदमों को ना ढूंढती रहें। आज जो लोग मुर्दे इल्जाम हैं उनकी सुनवाई हो, उनकी बात सुनी जाए, उनको इंसाफ फराहम किया, उनको इंसाफ फराहम करें। और ये जो और सारा जो उन्होंने इतना हंगामा किया था, नतीजा क्या निकला? अपनी सुप्की का सामान किया सर। लेकिन वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। बाबर अवान साहब जो हैं वो तो उसकी अलग ही इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। दिखाइए जी वो बाबर साहब क्या क्या फरमा रहे हैं इस पर।
साइफर वो कह रहे हैं जी झूठा है, मारो तो फिर सजा किस बात की दी? फूटे आंख। अगर वो कह रहा है झूठा है, ये कहानी झूठी है, तो ये घड़ी तो खान साहब ने है ना, तो घड़ी, अच्छा कहानी घड़ने का इल्जाम होगा ना। वो मेरे जहन में घड़ी आ जाता है जब सर आपने घड़ी कहा। हाँ। तो अब ये बाबर अवान साहब जो हैं, अगर इस तरह की वकालत करेंगे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, तो खान साहब तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अब बाबर अवान साहब जो हैं, उनकी जगह दूसरे वकील भी मौजूद होंगे जो खान साहब का मुकदमा लड़ेंगे। हाँ, इन पे छोड़ेंगे नहीं। भाई यही तो रोना है। साइफर की कहानी घड़ी गई है और वो ये इल्जाम तो ये है, और फिर वो गैस पाइपलाइन को लेके आ गए। हाँ जी, भाई गैस पाइपलाइन पे तो मुदाखलत उनकी वाज़ेह, ईरान के साथ उनका जो प्रेशर है साफ है ना, क्लियर है मौकफ, वो तो क्लियर मौकफ है। ईरान के साथ जो बिजनेस करेगा उसको वो ब्लैक लिस्ट करेंगे, उस पर दबाव डालेंगे, पाबंदियां, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, ये तो ओपन बात है। एग्जैक्टली। तो बहरहाल तो सर लेकिन चले बहरहाल बाबर अफसोस की बात ये दोस्त है, कालम निगार भाई भी हैं, ठीक है ना, पुराने दोस्त हैं सर। इंटरप्रिटेशन तो थोड़ा सा जरा तहम्मुल से थोड़ी मेहनत कर ले, मुकदमा अच्छी तरह पढ़ लिया करें। बाद में फिर ये ना कहा करें कि नोटिस मिल लिया, कख ना हिलिया, और फिर जाके जो है वो पेश होना पड़ता है उनको। अच्छा सर, तलाल चौधरी साहब ना क्या हुआ था जी पेशावर हाई कोर्ट में, अब वो कह रहे हैं हमारे अली जफर कि वहां तो बाबर अवान साहब ने पेश होना था जी, और बाबर अवान साहब वहां पेश नहीं हुए, पता नहीं कहाँ थे, होंगे सर कहीं ना कहीं, कितने गुजारी आई रात में चना। सर आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रहे हैं अब तलाल चौधरी साहब, जरा सुने और फिर हम कहते हैं कि ये सजा तो दे चुकी है, अब क्या मजीद सजा देनी है, सुनाइए जी तलाल साहब क्या कह रहे हैं। ये तलाल चौधरी साहब कहाँ खिताब कर रहे हैं, कौन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सर। तलाल साहब आपको सेनेटर बन गए हैं, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और कोई अगर हिम्मत है तो करें कार्रवाई, अपनी हुकूमत से करें मुकदमा दर्ज कार्रवाई। और भाई कहा, और फिर साहब आपने फैसला आपने तो नहीं करना, फैसला तो अदालत ने करना है। और आर्टिकल 6 का सर जो होता है वो कार्रवाई हुकूमत ही करती है ना, और तो बिल्कुल वफाकी काबीना की इजाजत चाहिए, उसके बगैर हो नहीं सकता। तो आपने परवेज मुशर्रफ पर तो हो नहीं सकी कार्रवाई, तो ये आप आरिफ अलवी साहब पे भी कर लेंगे और इमरान खान साहब पे भी कर लेंगे और स्पीकर कौमी असम्बली पे भी कर लेंगे, पर कहीं ठहर भी जाए ना, कहीं रुक जाएं, अपनी ये मुल्क की मईशत बहाल करें, इस तरफ तवज्जो करें, गवर्नेंस बेहतर करें, और फिर अगर मुकदमे बनाने के शौक है बना ले। जो पहले जिन्होंने मुकदमे बनाए थे वो कहाँ गए? हुकूमत जो है वो मुकदमा साजी का नाम नहीं है, हुकूमत दिलों को जीतने का नाम है, लोगों को जोड़ें, तोड़े नहीं सर। लेकिन जो एक समझ में एक बात नहीं आती ना, वो ये कि उस वक्त जाहिर सी बात है, आपने देखा खान साहब ने एक बयान ये बना दिया, सब कुछ हो गया। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं, वो यकीन करने को, उनसे आप बात करेंगे तो कहेंगे नहीं जी साइफर एक हकीकत है, तो सर गुमराह तो कर दिया ना, बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया। आज भी उनसे बहस करें, परेशान क्यों होते हैं सर? अगर तो गुमराह हो गया है तो आंखों का इलाज कराए, दिमाग का इलाज कराए, हम उसको क्या परेशान। अगर कोई शख्स कहता है कि ये सूरज नहीं निकला हुआ तो हम क्या करें, आंखों का इलाज कराएंगे ना। अब जो खान साहब जो हैं उनकी सियासत उन्हें कहाँ ले आई है, यही तो सवाल है सर। ये सोचना चाहिए ना, उनको भी गौर करना चाहिए। अब कहे फला गलती हो गई, फला गलती हो गई, फला गलती हो गई। और भाई लीडर जो हैं गलतियों से सबक सीखते हैं, आगे का रास्ता कुशादा करते हैं, आगे बढ़े, हिम्मत करें और अपनी गलतियों से सबक सीखें, उनको दोहराएं ना। असल बात तो ये है ना कि सर गलतियों अब आप देखा आज आपने के अताउल्लाह कासमी साहब, उन पर जो मुकदमा कायम हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने, जी सर, सुओ मोटो नोटिस लेके चीफ जस्टिस साकिब निसार ने, उन पर मुकदमा, इसाक डार पर, परवेज रशीद पर, वो वजीर इत्तलात थे, इसाक डार वजीर खजाना थे, फवाद हसन फवाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वजीर आजम के। उन्होंने कहा जनाब ये अताउल्लाह कासमी साहब को मुकर्रर किया गया, फिर इनको जो तनख्वाह दी गई, फिर इन्होंने वो अताउल्लाह कासमी साहब ने प्रोग्राम करते थे वो टीवी पर जी, उसका जो प्रोमो चलता था, इश्तहार चलता था, उसके भी कहा कि ये नुकसान पहुंचाया पीटीवी को।
कुल कोई 19 करोड़ का कहा गया सर। 19 करोड़ का एक बिल बना के हाँ। उनकी खिदमत में पेश कर दिया। भरो। अब आप मुझे बताएं, अताउल्लाह कासमी जो पाकिस्तान का इतना बड़ा मज़ानिगार, अदीब, शायर, दानिश्वर, और उसको कहा ये कैसे, ये तो अहल ही नहीं था पीटीवी के चेयरमैनी का या एमडी बनने का, ये तो आइंदा के लिए डायरेक्टर भी नहीं हो सकता, तो फिर कौन अहल हो सकता है? इसका मतलब पूरे पाकिस्तान में कोई शख्स अहल नहीं है अगर अताउल्लाह ये नहीं हो कासमी अहल सकते नहीं। इतना बड़ा अदीब, इतना बड़ा दानिश्वर, उसकी ये तौहीन। और ये चीफ जस्टिस जो हैं उनका 19 करोड़ रुपए वसूल किए जाए। अब नजरसानी की दरखास्त उनकी आज ज़ेर समाअत आई है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको फैसले को उठा के रद्दी की टोकरी में पेश कर दिया है। और जो हमारे साकिब निसार साहब, अल्लाह ताला उनको पता नहीं क्या इसकी जजा देगा, क्या सजा देगा। सर बड़े लोगों को खराब किया उन्होंने, वो अब आप पहले भी बात कर चुके हैं। मैं स्याह तरीन जो फैसले हैं उनके दौर के, उनमें ये शुमार किया जाएगा। मैं दुनिया में रिकॉर्ड होगा एक और ऐसा फैसला, स्याह फैसला तसव्वुर नहीं कर सकते आप। एक और दाग लग गया पाकिस्तान में। तमाशा बना दिया हम, अदालतों को तमाशा बना दिया, अदारों को तमाशा बना दिया, पार्लियामेंट को तमाशा बना दिया। ये अजब है मेरी किस्मत कि जो दिल किसी को दूं मैं, वही मेरे सर पे मारे, उसे कर खराब उल्टा। सर जब भी कोई हम ये देखते हैं कि पीटीवी में भी जब जाहिर सी बात है वो कहते हैं ना हुकूमतें चेंज होती हैं तो वो पिछले वालों पर फिर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। ओ भाई, तो आप उस वक्त तो अंदाजा लगा लेना, एक आदमी को तनख्वाह दे रहे हैं आप, एक आदमी प्रोग्राम कर रहा है, उसका इश्तहार चल रहा है, वो नुकसान, वो पीटीवी का नुकसान हो गया इश्तहार में चला। अजीबोगरीब, पता नहीं, ये तो मैं तो बस इतना लल्ला ही पढ़ सकता हूँ और तो कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह खैर ही करे। सर एक दोबारा जो है ना वो इशू सर उठा रहा है और वो है केपी असम्बली का इजलास बुलाने से मुताल्लिक। तो इस पर हमने बात कर ली है, स्पीकर को इजलास बुलाएं। जी एक ब्रेक ले लें सर, हम ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर हम बात करते हैं। वेलकम बैक जी। गवर्नर जो है केपी के, उन्होंने इजलास तलब कर लिया है, लेकिन जो हुकूमत है वो कहती है कि जी इजलास गैर आइनी तौर पे तलब किया गया है। ये माजरा क्या है, शामी साहब से इस पर बात करते हैं। शामी साहब, सर आइन का जो आर्टिकल है 109 वो तो कहता है कि गवर्नर इजलास तलब कर सकते हैं। अब मसला ये है कि क्या कहते हैं, अब पंजाबी का मुहावरा है क्या, मगर मुहावरा क्या पढ़ेंगे क्या? कि मन के अंदर खोट हो अच्छा, तो फिर हुज्जतें बहुत हो जाती हैं। अब मसला ये है कि अगर असम्बली का इजलास होगा तो वो ख्वातीन हलफ उठा लेंगी जो JUI से, पीपल्स पार्टी से, PMLN से ताल्लुक़ रखती हैं। बिल्कुल। और PTI को सीटें ख्वातीन की जो नहीं मिली उनकी जगह उनको मिल गई हैं। अब अगर उनको नशिस्तें मिल जाएं, वो हलफ उठा लें तो सेनेट के इलेक्शन में वो वोट डालेंगी। 26 की तादाद है सर जो कि हाँ उठाना है, और 27 ऑलरेडी है अपोजिशन के। तो वहाँ 53 जो अपोजिशन है वो सेनेट में उसकी नुमाइंदगी जो है उसके जुस्से से बढ़ जाएगी और PTI को नुकसान होगा। अब जब अदालत में उसका केस खारिज हो चुका है और इलेक्शन कमीशन उनकी कामयाबी नोटिफाई कर चुका है, तो स्पीकर इजलास ना बुला के उनका रास्ता नहीं रोक सकता। अच्छा, अब वो कहते हैं गवर्नर ने इजलास बुला लिया है, स्पीकर जो है वो इजलास बुला नहीं रहे। अपोजिशन के कहने पे इजलास बुला लिया नहीं, उन्होंने हलफ उठाना है। अब स्पीकर को इजलास बुलाना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेने जाके। बाबर सवाती साहब जो हैं वो ये रोक नहीं सकते। अगर वो अदालत से रुजू कर लें तब भी नहीं, वो करेंगे अदालत से रुजू, कह रहे हैं फिर हलफ उठाएंगे, फिर जरूरी हलफ गवर्नर साहब खुद हलफ उठवा दें उनको, ये भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, स्पीकर ने हलफ उठवाना है ना, अगर नहीं उठा रहा तो गवर्नर साहब कहें मैं हलफ उठवा देता हूँ। अच्छा, फिर क्या करेंगे आप? तो ये तो सर फिर इसका मतलब है हम फिर वही माजी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान उनको नॉमिनेट कर दें, पहले भी तो ऐसा हुआ है ना। सदर पाकिस्तान ने एक हलफ चौधरी परवेज इलाही को दिलवाया था ना। जी हाँ,
तो फिर अब बात यह है कि आप जो कानून के जरिए जो मामला है, कानून का मुकाबला कानून से करें, ला कानूनियत से ना करें। ठीक है, पीटीआई को नुकसान होगा, लेकिन वो तो फैसला है अदालत का, उसके नतीजे में होगा। हमें हमदर्दी है पीटीआई से, ये काश यो खातिन की नशिस्तें उसकी ना जाती, लेकिन मामला तो चौपट हो चुका। सर आपको हमदर्दी है, लेकिन उनको खुद हमदर्दी नहीं है अपने आप से, इसलिए इजलास तो बुलाना पड़ेगा, और वगरना कोई गवर्नर साहब कोई और सबील ढूंढ लेंगे। उनके पास भी बड़े बड़े वकील मौजूद हैं। जरदारी साहब सदर मुमलकत हैं, गवर्नर साहब गुलाम अली साहब हैं, और वो कोई तदबीर करेंगे, फिर वो हलफ उठवा लेंगे, वगरना फिर अदालत में जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे। क्योंकि जो सेनेट का इलेक्शन है ना, वो कैसे मुमकिन होगा उन ख्वातीन के वोट के बगैर। एग्जैक्टली, फिर वही बात आ गई ना कि जी असेंबली कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन भी इसमें कुछ अपना उधर पैदा कर सकता है। मजे की बात ये सर, यही जमात थी जो माजी में कह रही थी कि जी असेंबली कंप्लीट नहीं है, अब तो हमारे इलेक्शन आप कैसे करा रहे हैं। सुल्तान राजा साहब जी, वो रूस से भी वापस आ गए हैं, वहां के इंतखाबात देखकर उनकी कोई तरबियत करके, उनको कोई मशवरे दे के मगर मेरा ख्याल इंतखाब के बाद गए हैं वहाँ। तो वो क्या ऑब्जर्व क्या करने गए थे फिर? नहीं, पहले गए, मेरे ख्याल है सर पहले गए शायद। अच्छा, गिनती हो रही थी उसके बाद। हाँ सर, पता नहीं उस वक्त वो मौजूद थे या नहीं थे। बहरहाल अब ये हमें एतमाद में ले, अब हमारी ख्वाहिश है, बड़े भले आदमी हैं, हमारे बड़े दोस्त हैं, कि हमें एतमाद में ले कि पाकिस्तान के इंतखाबात में हुआ क्या है और वहाँ हुआ क्या है रूस में। सर वहाँ जो हुआ है ना, वो तो अमेरिका ने कह दिया है कि वहाँ आप उसको कंपेयर ना करें, क्योंकि वहाँ पर तो ऑपोजिशन को दबाव में लाकर जो है वो इलेक्शन हुए हैं। अमेरिका तो ये कह रहा है। तो बस बांग्लादेश से चलें वाया पाकिस्तान, रास्ता पाकिस्तान, रूस पहुँच जाए। अल्लाह अल्लाह खैर सर, तेल ले आए बस रूस से। अच्छा सर, तसादुम की तरफ चले, ठीक है, ये हो सकता है कि मामला अदालतों में चला जाए, लेकिन सर गंडापुर साहब जो है ना, वो आज ठीक है हमें नज़र आए वो एपेक्स कमेटी के इजलास में, लेकिन वो जब साथ में नहीं होते तो उनके बयानात, उनकी बातें, जैसे कल हमने देखा जी ईंट मार दो, ये कर दो, आज फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं कि भाई अगर इन्होंने करप्शन की तो फिर कौन जो है वो ईंट मारेगा? वो आप मारे फिर ईंट खुद ही अपने आप को। भाई पुरजोश हैं, विटामिन ए और डी से भरपूर है, एक जोश जज्बा रखते हैं, बिल्कुल, तो अच्छी बात है। थोड़ा सा इख्तिदार पे आके मैं कहा संभल जाएंगे। सर नहीं संभल, मैं सुनाऊं सर आपको, जरा सुने आज उन्होंने क्या कहा, क्या फरमाया जी। अली अमीन साहब क्या कह रहे हैं? रस्सी जल गई सर, बल नहीं गया। वो बात ये, मगर एक बात सुने ना, बात तो गलत नहीं कह रहे ना, केसेस यार जो मुकदमे बनाए गए हैं उनका जायजा ले लिया जाए, जो बेगुनाह उनको छोड़ दिया जाए। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी तो रिमार्क्स, अदालत छोड़ रही है, उनको छोड़ा है ना, जमानत दी, तो अब ये कोई हुकूमत भी बंदोबस्त कर ले। मुखातिब किसको कर रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं है, वफाकी हुकूमत को कर रहे हैं या पंजाब हुकूमत को कर रहे हैं, सर वो कह रहे हैं जिसको भी, या किसी दूसरे को कर रहे हैं, तो जिसको भी कर रहे हैं। अभी वो गए थे ना, एपेक्स कमेटी में गए थे ना जी, वहां भी ये मसला उठाते, ये मसला हल करो। वहां भी यही कहते हैं ना कि आओ आके डेरा इस्माइल खान में जहां केसेस हैं हम आपको गिरफ्तार करते हैं। वो जज्बाती तो हैं, लेकिन बात में वजन है। अच्छा, उसको नजरअंदाज ना करें। अच्छा चलें सर। अच्छा अब ये देखें, अब तो रमजान का महीना है, पहला अशरा सर कंप्लीट हो गया, रोज पहला अशरा कंप्लीट हो गया। हजरत खुदाजतुल कुबरा जो है उनका यौम विसाल है, बिल्कुल। आज हजरत उम्मुल मोमिनीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक हयात, जिनका यानी जब तक वो जिंदा रही उन्होंने दूसरी शादी नहीं की जी, उनकी पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, उनका उन पर सबसे पहले ईमान लाने वाली, उनके साथ सदमे उठाने वाली, उनके साथ खड़े होने वाली और शोबे अबी तालिब में मुशक्क़तें उठाने वाली और फिर उनके नतीजे में जाबर ना होने वाली खुदाजतुल कुबरा हज़रत हसन की और हुसैन की नानी, हज़रत फातिमा की वालिदा, हज़रत अली की सास, ख़ैर निस्बती, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, बुलंद से बुलंदतर करे। उनको सलाम और उनको उनकी याद से हम अपने दिल को मुनव्वर कर रहे हैं। वो साल गम का साल था। हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा एक ही साल में यक के बाद दीगरे फौत हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बड़े जो दुनियावी सहारे थे वो एक ही साल में वो उनके पास न रहे।
और उसको कहते हैं आमुल हुज़न, ये गम का साल था। और वो गम का साल जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुजरा। और देखिए ऐसा मुहासरा था घाटी में, पूरे बनु हाशिम मैसूर थे, कोई उनको सौदा दे नहीं सकता था, कोई उनसे बात नहीं कर सकता था, कोई उनसे मिल नहीं सकता था। बाहर से काफिले आते थे, चोरी छुपे उनसे खरीदो फरोख्त होती थी। क्या फाका कशी थी, क्या जिंदगी थी। रोजे जो हैं उनमें याद करें, रोज़ों पे रोज़ा, रोज़े पे रोज़ा। और उनके शोबे अबी तालिब जो हैं उनके मुजाहिदीन को याद करें, महसूरीन को याद करें, और अपनी उम्मुल मोमिनीन को याद करें, और उनके चचा अबू तालिब को याद करें। सब पर सलाम पहुँचे। बिल्कुल सर, हमारा सलाम पहुँचे। बिल्कुल सर। सर हमें याद करना होता है क्विकली, क्योंकि हमारा प्रोग्राम नहीं होगा। 23 मार्च जो है पाकिस्तान, यौम पाकिस्तान है। उस दिन कराराद पाकिस्तान मंजूर हुई। 2 दिन के बाद वो दिन हम मनाएंगे और फिर उसका तस्करा भी करेंगे। अभी तो आप ये है कि हर रोज़ अफ्तार होता है, कोई ना कोई डोनर्स यानी अफ्तारी हो रही होती है। अभी हमारे एक नौजवान दोस्त हैं शुएब सरवर हाशमी, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नौजवान। उनके वालिद फौत हुए सरवर साहब और कोरोना में, और उन्होंने दिल बर्दाश्ता हुए और कहा कि मैं एक दिल का अस्पताल बनाऊंगा गुजरांवाला में। अच्छा। और सरवर शाहिदा अस्पताल अपनी वालदा के नाम पे है, वालिद के नाम। अच्छा। 1 एकड़ जमीन जो डोनेट कर दी। अब गुजरांवाला में 200 बेड का आलमी मयार का अस्पताल कायम कर रहे हैं। अच्छा। और लगे हुए हैं दिन रात डॉक्टर शौकत महमूद, डॉक्टर सईद इलाही, और सब दूसरे दोस्त भी उनके साथ हैं, हम भी उनके साथ हैं, और लोग उनके साथ ताउन कर रहे हैं। गुजरांवाला तो वैसे ही आपको पता है, और वो अपना काम कर रहे हैं। उधर अब चौधरी रहमत अली हमारे जो पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया, और उनका भी एक अस्पताल है उनकी याद में भी। अच्छा। हमारे टाउनशिप में उनका स्कूल भी कायम है उनकी याद में। अच्छा। हमारे दोस्त हैं खालिद रसूल साहब, वो भी उसके अंदर लगे हुए, उनका ट्रस्ट है। उनके लोग ताउन कर रहे हैं, जन्नत में घर बना रहे हैं और लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान के लोग जो हैं ये भी तो कर रहे हैं ना। यही सर अच्छा तरीका है खिराज तहसीन, खिराज अकीदत पेश करने का अपने हीरोज़ को। इससे बड़ा क्या अच्छा तरीका हो सकता है। और फिर यह है कि काश ऐसा दिन आए कि मुल्क का हर अस्पताल जो है वो ऐसा अस्पताल बन जाए जिसमें अमीर और गरीब के साथ यकसा सलूक होता हो, जिसमें हर एक मरीज को मोहब्बत से सलूक जिसके साथ होता हो। हर दरस का बन जाए स्कूल, ऐसा स्कूल बन जाए जहाँ मयारी तालीम दी जाती हो। पाकिस्तान का ख्वाब तो हमने इसलिए देखा था ना। अब 23 मार्च की जो बात कर रहे हैं जी, पाकिस्तान बनाने का अहद किया था, ऐसा मुल्क जहां सारे बराबर होंगे, सबके लिए मौके बराबर होंगे, सबको इंसाफ मिलेगा, मजहबी आज़ादी होगी, तालीम मिलेगी, रोजगार मिलेगा, हर एक को मजहबी आज़ादी होगी। सही। गैर मुस्लिम भी मुसलमान भी अपनी अपनी जिंदगी गुजारेंगे अपने अपने असूलों के मुताबिक। ये 23 मार्च हमें ये पैगाम देता है। चलें। और जो लोग लगे हुए हैं अदारे, जो अफराद, अल्लाह करे वो कामयाब, अल्लाह उनको सलामत रखे और कामयाबी हमारी हुकूमत को भी इस काम पे लगा दे। चलें, आमीन सर, आमीन सर। एक प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।